बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे जो फैट की मेटाबॉलिज्म है। जो जो आप हाई फैट मील लेते हैं उसमें जो फैट की कंटेंट होती है वो कौन कौन से होते हैं। उसमें मोस्टली ट्राइसाइक्लोग्लिसरॉल होता है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एस्टर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और फास्फोलिपिड्स होते हैं। तो ये मेजर इंग्रेडिएंट होते हैं जब आप हाई फैट मील लेते हैं। कौन कौन से? ट्राइसाइक्लोग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर। ये जो है ना 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर। तो मोस्टली डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है फैट का, वो आपको 80 से 90 ग्राम लेने पड़ते हैं डाइट से। ठीक है। तो क्या आपके माउथ से कोई फैट की डाइजेशन स्टार्ट होती है? यस, बहुत ही मिन्यूट। उसमें आपका लिंगुअल लाइपेज है जो शॉर्ट चेन और मीडियम चेन जो थर्ड कार्बन के ऊपर फैट के ऊपर लगा होता है उसको रिमूव करता है। ठीक है। तो जो आपका माउथ है उसमें जो फैट की डाइजेशन कम क्यों होती है? क्योंकि वहां पे मल्सिफिकेशन ऑफ फैट कम होती है। वहां पे क्या होता है? मल्सिफिकेशन ऑफ फैट कम होती है। ठीक है। जो आपकी मेजर डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये जो थोड़ी सी ये जो फूड है, एक तो ग्राइंड हुई आपके माउथ के अंदर और इसके अलावा सलाइवरी सिक्रीशन ने उसको मैस्टिफिकेशन कर दी और मैस्टिफिकेशन के बाद वो बोलस की फॉर्म में आ जाती है। किस फॉर्म में आ जाती है? बोलस की फॉर्म में आ जाती है। तो माउथ का काम क्या क्या है? उसमें जो सलाइवरी सिक्रीशन आती है वो मैस्टिफिकेशन करती हैं। टीथ क्या करते हैं? वो ग्राइंड करते हैं फूड को और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और मास जब स्मॉलर पीसेस में आ जाते हैं तो वो बोलस की फॉर्म में आ जाती है। जब बोलस फॉर्म में आ जाती है तो फिर वो जाती है कहाँ पे? आपके स्टमक के अंदर। स्टमक में भी एक लाइपेज होता है जिसको गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। उसकी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी तो नहीं होती, वो भी शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड को फैट के अंदर से लहरा करता है। फिर ये डाइट आ जाती है कहाँ पे? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्क्रीशन आती है पैंक्रियाटिक जूस और बाइल्ड साल्ट की। ठीक है। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसमें मेजर जो चीज़ होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस हैं। वो क्या करते हैं? जो एसिड स्टमक से आ रहा होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो एसिड स्टमक से आ रहा होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दूसरा, इसमें 3-4 एंजाइम होते हैं, फास्फोलाइपेजेस होते हैं, इसके अलावा ये लाइपेज और कोलाइपेज होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एंजाइम होता है। इसके अलावा कौन सा एंजाइम होता है? कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज। तो ये जो स्क्रीशन आ रही होती है इसमें बाइल साल्ट है। ठीक है। बाइल साल्ट क्या करता है? ये मल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी कि फैट मॉलिक्यूल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के साथ बाइल साल्ट की और फैट की, ये फैट जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेपरेट होते हैं। फैट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। ये जो सेपरेशन होते हैं फैट ग्लोब्यूल से, फैट का मॉलिक्यूल का सेपरेट हो जाना स्मॉल ग्लोब्यूल की फॉर्म में, इसको कहते हैं मल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जब तक ये मल्सिफिकेशन नहीं होगी इसके ऊपर एंकर नहीं कर सकेगा। कोलाइपेज फर्स्ट और थर्ड कार्बन के ऊपर आके लगता है और स्पेस प्रोवाइड करता है लाइपेज के एक्शन के लिए। तो फिर जो लाइपेज है वो फर्स्ट और थर्ड कार्बन का फैटी एसिड रिमूव करता है, तो 2 फैटी एसिड बनते हैं और एक मोनोसाइल ग्लाइसरॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल से फैटी एसिड को लहरा करेगा। ठीक है। फास्फोलाइपेज क्या करेगा? जो फास्फोलिपिड है उसमें से फैटी एसिड को रिमूव करेगा। तो इस तरह आपकी जो फैटी एसिड है, मोनोसाइल ग्लाइसरॉल है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड है, ठीक है, ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब अब्जॉर्ब हो जाते हैं दोबारा ये ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फास्फोलिपिड्स के अंदर पैक हो जाते हैं। उसको हम काइलोमैक्रॉन कहते हैं और फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है। थ्रू ब्लड से वो थोरेसिक डक्ट से होते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। काइलोमैक्रॉन उनको लेके जाती है। काइलोमैक्रॉन क्या होती है? इसमें फास्फोलिपिड की कवरिंग होती है, ऊपर B48 प्रोटीन होती है और अंदर पैकिंग होती है ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल की, कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल एस्टर की। इसके अलावा जो फ्री फैटी एसिड होते हैं उसको एल्ब्यूमिन ट्रांसपोर्ट करती है और
उनकी बीटा आगे जाके बीटा ऑक्सीडेशन होती है। अब अगर तो बाइल साल्ट नहीं आ रहे या आपकी जो बाइल डक्ट है उसमें स्टोन है या उसकी पैंक्रियाटाइटिस की वजह से, तो अगर बाइल नहीं आ रहे, बाइल साल्ट नहीं आ रहे, ठीक है, जो बाइल है, तो मल्सिफिकेशन नहीं होगी तो फैट जो है वो स्टूल्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा, इसको हम स्टीओरिया कहते हैं। इसके अलावा अगर पैंक्रियाटिक जूस में से आपके लाइपेज एंजाइम नहीं है तो तब भी ये फैट डाइजेस्ट नहीं होंगे और वो लार्ज इंटेस्टाइन में आते हुए फीसेस में आ जाएंगे, और इसको भी हम स्टीओरिया कहते हैं। या फिर जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन जो कि एब्जॉर्प्शन कर रहा है वो मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है, फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, फैटी एसिड आना शुरू हो जाते हैं फिर स्टूल्स के अंदर। तो अगर फैटी स्टूल्स आ रहे हैं तो उसको कंडीशन को हम स्टीओरिया कहते हैं, उसको उस कंडीशन को हम स्टीओरिया कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टर के ऊपर कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एंजाइम ऐड करता है तो ये फैटी एसिड रिमूव हो जाता है और फ्री कोलेस्ट्रॉल आपके पास बनता है। इसी तरह ये जो आपका फास्फोलिपिड्स हैं इसके ऊपर फास्फोलाइपेजेस एक्ट करते हैं, फैटी एसिड रिमूव होते हैं और ग्लाइसरोफॉस्फोकोलिन बनती है या एथिलीन बनती है, जो भी बेस लगी होगी। ये बेस ही चेंज होती है तो डिफरेंट फास्फोलिपिड की कैटेगरी होती है। अगर कोलिन लगी हुई है तो ये क्या है, ये लेसिथिन है, और अगर एथिलीन लगी हुई है तो फिर ये सेफेलिन है। अगर ये एनोसिटोल लगी हुई है तो इसको फास्फोटाइडल एनोसिटोल कहेंगे। तो ये बेस के चेंज होने की वजह से डिफरेंट टाइप्स बन रही हैं फास्फोलिपिड्स की। तो ये कवरिंग बनाती हैं मोस्टली काइलोमाइक्रॉन की। ये आपके पास ट्राइसेल ग्लाइसरोल है, इसके ऊपर पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करता है तो मोनोसेल ग्लाइसरोल बनता है और 2 फैटी एसिड बनते हैं। बाद में अब्जॉर्प्शन होके जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं तो दोबारा इनकी फॉर्मेशन हो जाती है, दोबारा से ये आपके पास बाइल साल्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है जो फैट के साथ अट्रैक्ट करता है और ग्लोब्यूल से फैट मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं। अब दो हार्मोन यूं ही डाइट आती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को टच करती है, स्टमक के अंदर टच करती है तो दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक कोलिसिस्टोकाइनिन और दूसरा सेक्रेटिन। जो कोलिसिस्टोकाइनिन है उसके 3 काम है, जो सेक्रेटिन है उसका एक ही काम है। सेक्रेटिन का एक काम क्या है, वो आपके पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन बढ़ा देता है जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन, जब तक ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती तो पीएच 6 to 8 की रेंज में नहीं आती। तो जब तक ये 6 to 8 की रेंज में नहीं आएगी तब तक आपके पैंक्रियाटिक जूस के सारे एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। कोलिसिस्टोकाइनिन के 3 काम हैं, एक तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करना, यानी कि गैस्ट्रिक जो मूवमेंट है वो उसको कम कर दें। अगर आप फैट लेते हैं तो आप ऐसा फील करते हैं कि आपने बहुत कुछ खाया हुआ है, क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाती है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन और फैट की मेटाबॉलिज्म की वेरी वेरी स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। एक काम तो ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करता है, दूसरा ये पैंक्रियाटिक एंजाइम की सिक्रीशन को बढ़ा देता है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, दूसरा गाल ब्लैडर से जो बाइल साल्ट प्रोसेस होके आ रहे होते हैं उनकी सिक्रीशन को बढ़ा देना। गाल ब्लैडर से जो बाइल साल्ट बन के आ रहे होते हैं उनकी सिक्रीशन को बढ़ा देना। तो ये आप देखें दोबारा से फॉर्मेशन हो जाती है, मोनोसेल ग्लाइसरोल के ऊपर असाइल ट्रांसफरेज आता है तो ये डाइसेल ग्लाइसरोल में बनता है, फिर एक और फैटी एसिड लगता है डाइसेल ग्लाइसरोल असाइल ट्रांसफरेज की मौजूदगी में ये ट्राइसेल ग्लाइसरोल में बन जाता है। ये पैक हो जाते हैं काइलोमाइक्रॉन के अंदर और इसके ऊपर B48 प्रोटीन और फास्फोलिपिड की कवरिंग है। तो फैटी एसिड पहले फैटी एसाइल कोए में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये ऐड होते हैं मोनोसेल ग्लाइसरोल और इसकी कन्वर्जन में 2 ATP रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एस्टर में चेंज होता है कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मौजूदगी में। और ये कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर हो रहा है, फिर इनकी पैकिंग होती है काइलोमाइक्रॉन के अंदर, फिर ये ट्रांसपोर्ट होके अपनी डेस्टिनेशन तक जाते हैं। फैटी एसिड सिंथेसिस कब होती है? जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट मील लेते हैं। जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट मील लेते हैं तो ग्लूकोज पाइरुवेट में चेंज होता है। ये पाइरुवेट कहाँ पे आता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे जो है ये ऑक्सालो एसीटेट में चेंज होता है और एसीटाइल कोए में चेंज होता है। तो क्या बनता है? सिट्रेट बनता है दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो सिट्रेट से सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है, तब सिट्रिक एसिड साइकिल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है
तो सिट्रेट जो है साइकिल जो है वो ब्लॉक हो जाता है। फिर ये सिट्रेट जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। सिट्रेट के ऊपर सिट्रेट लाइएज एंजाइम ऐड करता है तो एसिटाइल कोए बनता है और ऑक्सालो एसीटेट बनता है। ऑक्सालो एसीटेट मैलेट में चेंज होता है और मैलेट पायरुवेट में चेंज हो जाता है मैलेक एंजाइम को यूज करते हुए। तो इसमें भी एक NADPH प्रोड्यूस होता है जो कि फैटी एसिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे मैंने कल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है फॉर द NADPH प्रोडक्शन। और NADPH जो है वो फैटी एसिड की सिंथेसिस में भी यूज होता है। दूसरा ये जो फ्री रेडिकल को एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर खत्म करते हैं उनका भी ये को फैक्टर है इनडायरेक्टली। तो ये जो आपका एसिटाइल कोए है, ये एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की मौजूदगी मेलोनाइल कोए में चेंज होता है और इसको इंड्यूस करने वाली इंसुलिन है और एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को इंड्यूस करने वाली इंसुलिन है और इसको इनहिबिट करने वाली चीज ग्लूकागॉन है। ठीक है, ये इंसुलिन फैटी एसिड सिंथेसिस को भी इंड्यूस करती है बाद में। तो एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज होता है मेलोनाइल कोए। ये दोनों यूज होते हैं एसिटाइल कोए और मेलोनाइल कोए फैटी एसिड की सिंथेसिस में। अप टू 16 फैटी एसिड ये सिंथेसिस होती है आपकी फैटी एसिड की आपके जो लिवर के अंदर। फिर इसकी फर्दर एलांगेशन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है और डीसैचुरेशन अगर आनी है तो वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आनी है। अब एसेंशियल फैटी एसिड ह्यूमन के अंदर या एनिमल के अंदर क्यों नहीं सिंथेसाइज होती? बिकॉज देयर इज नो डीसैचुरेशन एंजाइम बी फाउंड 9 कार्बन, यानी कि 9 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड नहीं आ सकता एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। ठीक है, आगे ये आपके पास बीटा ऑक्सीडेशन है। बीटा ऑक्सीडेशन शॉर्ट चेन फैटी एसिड तो डायरेक्टली फैटी एसिड कोए में चेंज होते हैं और मैट्रिक्स में चले जाते हैं और वहां पे उनकी ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन 12 कार्बन से अगर ज्यादा है तो फिर उसमें कार्निटीन शटल की जरूरत होती है। तो सबसे पहले कैट1 आउटर मेम्ब्रेन से रिलीज होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है फैटी एसिड कोए को फैटी एसिड कार्निटीन में कन्वर्ट कर देता है और कोएंजाइम लैदा हो जाता है। फिर ये इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो फैटी एसिड कार्निटीन अंदर आ जाता है। फिर इनर मेम्ब्रेन से कैट2 रिलीज होता है तो वो अपोजिट फंक्शन प्रोवाइड करता है। वो कौन सा फंक्शन है? ये कार्निटीन को लैदा कर देता है और कोए को लगा देता है तो फैटी एसिड कोए बनता है और कार्निटीन दोबारा रिसाइकल होकर यूज होती है। तो ये फिर इसकी जो फैटी एसिड कोए है इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होती है। बीटा ऑक्सीडेशन में ये 4 रिएक्शन हो रहे होते हैं। सबसे पहले ये जो आपका पाल्मिटाइल कोए है, ये जो पाल्मिटिक एसिड है पहले पाल्मिटाइल कोए में चेंज होता है। पाल्मिटाइल कोए में चेंज होता है और उसमें 2 ATP चाहिए होते हैं पाल्मिटाइल कोए सिंथेटाइज एंजाइम की मौजूदगी में। तो इसके बाद जो सारी चेंजेस आती हैं वो अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर आती हैं। बीटा ऑक्सीडेशन को बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बीटा कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और एक एसिटाइल मॉलिक्यूल हर रिएक्शन के अंदर रिमूव होता है। ठीक है, यानी कि हर साइकिल के अंदर एक एसिटाइल को एक रिमूव होगा। तो ये मोस्टली चेंजेस आती हैं अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर। तो असाइल को डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है? ये जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन है अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर इसको रिमूव करता है, FAD को देता है, वो FADH2 में चेंज हो जाता है। तो आपके पास ट्रांस एनाइल कोए फॉर्म ऑफ फैटी एसिड बनती है। ये ट्रांस एनाइल कोए के ऊपर हाइड्राट्रेज एंजाइम ऐड करता है, वाटर की एडिशन होती है, हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के ऊपर आ जाता है और हाइड्रोक्सो ग्रुप बीटा कार्बन के ऊपर ये CH2 CHOH बन जाता है। तो ये आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी फॉर्म ऑफ फैटी एसिड आती है। तो इसके ऊपर बीटा हाइड्रोक्सी को ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऐड करता है। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हाई एनर्जी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को मिलेंगे, NAD को मिलेंगे, वो NADH प्लस प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा और आपके पास कीटोसाइल को एक फॉर्म ऑफ फैटी एसिड बनेगी। ये जो 2 कार्बोनाइल या 2 कीटो ग्रुप वाली जो फैटी एसिड होती है तो उसको हम कीटो फॉर्म ऑफ फैटी एसिड कहते हैं। तो बीटा कीटोसाइल कोए बनेगी, इसके ऊपर थायोलेज या उसका दूसरा नाम क्या है साइल कोए एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ऐड करेगा या थायोलेज एंजाइम ऐड करेगा। तो यहाँ पे बीटा कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, ये जो मॉलिक्यूल है ये एसिटाइल कोए में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कोएंजाइम एक ऐड हो जाएगा।
तो 2 कार्बन शॉर्ट फैटी एसिड बनता है, 2 कार्बन शॉर्ट फैटी एसिड बनता है जो कि मेरिस्टाइल को है। फिर ये जाएगा, फिर 2 कार्बन शॉर्ट और हो जाएगा, फिर जाएगा, फिर 2 कार्बन और शॉर्ट हो जाएगा, फिर जाएगा। यही 4 रिएक्शन होंगे, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन का रिमूव होना, और फिर ऑक्सीडेशन। इसको आप ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और लाइसिस कह सकते हैं। तो ये आपके हर स्टेप के अंदर रिएक्शन होंगे। आखिर में जो 4 कार्बन का फैटी एसिड ब्यूटराइल कोए बन जाएगा, वो डायरेक्टली 2 एसिटाइल कोए में चेंज हो जाएगा। इस तरह अगर 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है उसमें 7 साइकिल होंगे, और अगर 18 वाला है उसमें 8 होंगे, और अगर 20 वाला है उसमें 9 होंगे। तो इसमें 7 साइकिल हो रहे हैं, इसका मतलब है 7 ही FADH2 प्रोड्यूस होंगे और 7 ही NADH प्रोड्यूस होंगे, लेकिन एसिटाइल को इसमें 8 प्रोड्यूस होंगे। तो ये देखें 7 साइकिल हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 क्यों है? क्योंकि एंड वाले दो जो 4 कार्बन है वो डायरेक्टली 2 एसिटाइल कोए में चेंज हो जाएंगे। तो इसमें 7 NADH, 7 FADH2 और 8 एसिटाइल कोए बनेंगे। 8 एसिटाइल कोए जब क्रैब साइकिल में जाते हैं तो 96 ATP, 12 8 96, ठीक है, 96 ATP बनेगी। और 7 FADH से 14 ATP और 7 NADH से 21 ATP। तो टोटल 131 ATP पा रहे हैं। 2 शुरू में यूज हो रहे हैं, तो नेट आपके पास 129 आएंगे ATP। ये आपकी कैलकुलेशन है। अच्छा, ये रेगुलेशन होती है लॉन्ग चेन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म की। जब सिंथेसिस हो रही होती है तो कैटाबॉलिज्म नहीं हो रही। सिंथेसिस के दौरान मेलोनाइल कोए बनता है, तो मेलोनाइल कोए कैट1 एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन रोक सकती है। तो जब सिंथेसिस हो रही होती है तो फिर कैटाबॉलिज्म नहीं हो रही होती। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर ये मीडियम, जो पहला एंजाइम हमने पढ़ा है जिसको हम मीडियम चेन यानी कि जो मीडियम चेन एसाइल डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है, उसमें 10 से ज़्यादा कार्बन वाला फैटी एसिड वो है डाइजेस्ट नहीं होता, वो ब्लड के अंदर उसका लेवल इंक्रीज होता है। तो ये मीडियम चेन एसाइल डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है, तो इसको हम सिड डिजीज भी कहते हैं। इसमें जो इन्फेक्ट होते हैं उनकी सडन डेथ होती है। इसमें क्या हो जाता है, फैटी एसिड जो 10 कार्बन है या 12 कार्बन है उससे कम वाले डाइजेस्ट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को बॉडी फिर चली जाती है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, कीटोन बॉडीज भी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो अल्टरनेटिव सोर्सेज एनर्जी के यूज होने शुरू हो जाते हैं। कार्बन 8 और कार्बन 10 वाले फैटी एसिड ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वोमिटिंग, कोमा और अर्ली डेथ हो जाती है। ये एटोसोमल रिसेसिव है, और जिन बेबीज को होती है उनकी अर्ली डेथ हो जाती है। दूसरा कैट1 की डेफिशिएंसी होती है कुछ लोगों के अंदर, जिसकी वजह से मसल एचेज आती हैं, वीकनेस, मायोग्लोबिन और इसमें अगर वो बंदा एक्सरसाइज करता है तो उसको पेन होता है, मसल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर आप मसल से टिश्यू लेके उसका बायोप्सी करें, उसका एनालिसिस करें, तो उसमें ट्राइसेल ग्लाइसोल का लेवल ज़्यादा होता है, और ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन ये 40 साल की उम्र के बाद प्रेवलेंट होती है। ये 8 चेन फैटी एसिड है। पहले जो फैटी एसिड है उसकी बीटा ऑक्सीडेशन होती है, एंड के ऊपर एक 3 कार्बन फैटी एसिड बात जाता है, जिसको हम प्रोपोनाइल कोए है। प्रोपोनाइल कोए के ऊपर कार्बोक्सिलेज एंजाइम ऐड करता है ABC की मौजूदगी में, यानी कि ATP, बायोटिन और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। तो आपके पास डीमिथाइल मेलोनाइल कोए बनता है। डीमिथाइल मेलोनाइल कोए में क्या होता है, फिर ये डीमिथाइल मेलोनाइल कोए एल्मिथाइल मेलोनाइल कोए में चेंज होता है, और इसके ऊपर म्यूटेज एंजाइम ऐड करता है, तो ये सक्सीनाइल कोए में चेंज होता है, और सक्सीनाइल कोए फिर क्रैब साइकिल में जाके एनर्जी देता है। अच्छा, इसको वर्क करने के लिए विटामिन B12 की जरूरत होती है, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है 12 मेथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया हो जाएगा, और उससे भी वोमिटिंग और डायरियल फीलिंग्स आती हैं। ये मैंने रिएक्शन आपको बता चुका हूँ। अच्छा, B12 की डेफिशिएंसी है तो मेलोनिक एसिड यूरिया हो जाएगा। आगे है कीटोन बॉडी की सिंथेसिस, और ऐसी तो एसिटाइल कोए बनता है, ऐसी तो एसिटाइल कोए के ऊपर फिर एक एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल मिलता है,
तो हाइड्रोक्सी मिथाइल कोए बनता है हाइड्रोक्सी मिथाइल कोए सिंथेटेज एंजाइम की मौजूदगी में। इसको ऊपर फिर हाइड्रोक्सी ग्लूट्राइल को ये लाइएज एंजाइम ऐड करता है, तो इसमें सबसे पहले जो कीटोन बनती है वो एसीटो एसीटेट है। इसमें एक एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। अच्छा, ये जो एसीटो एसीटेट है ये स्पॉन्टेनियसली यानी कि खुद बहुत एसीटोन में चेंज हो सकती है, या फिर ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में चेंज हो जाती है। तो ये 3 कीटोन बॉडीज हैं जो बॉडी के अंदर बनती हैं, एक एसीटो एसीटेट, दूसरा एसीटोन, तीसरा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। फिर ये क्या करती हैं, ब्लड में आती हैं, ब्लड से पेरिफेरल टिश्यूज में जाती हैं, वहां पे ये कैटाबलाइज होती हैं, ठीक है, थ्रू एसीटो एसीटेट। जो थायोलेज एंजाइम है उसकी मौजूदगी में ये कैटालाइज होती हैं, एसीटो एसीटाइल कोए बनता है, उससे 2 एसीटाइल कोए बनते हैं लाइएज एंजाइम की मौजूदगी में, और वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके कंज्यूम होता है। तो थायोप्रेज एंजाइम लिवर में एब्सेंट होता है, इसलिए लिवर के अंदर जो है वो कीटोन बॉडीज की मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, मेटाबॉलिज्म एक्स्ट्रा फैटिक टिश्यूज में होती है। अगर ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज का लेवल हाई होता है, तो कीटोन बॉडीज का लेवल हाई कब होता है, जब डायबिटीज हो, या कि स्टार्विंग कंडीशन बहुत ज्यादा हो, और तीसरा जब आपने हाई फैट मील ली हो। पहला है डायबिटीज मेलाइटिस, दूसरा स्टार्विंग कंडीशन, तीसरा ये आपने जब हाई फैट मील ली हो। तो कीटोन बॉडीज पहले ब्लड में बढ़ती हैं, डायबिटीज मेलाइटिस में तो कीटोनीमिया हो जाता है, फिर एसिडोसिस हो जाती है ब्लड के अंदर। तो अगर कीटोन बॉडीज का लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर वो यूरिन में आनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम कीटोन यूरिया कहते हैं। और इसमें फिर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, डिहाइड्रेशन वाटर को जो है ज्यादा रिक्वायर्ड होता है कीटोन बॉडीज को रिमूव करने के लिए, जिसकी वजह से सोडियम का लेवल भी कम हो जाता है, साल्ट का लेवल बिगड़ जाता है, और कमजोरी का साथ भी ज्यादा होता है। तो ये कीटोसिस कहते हैं। अगर कीटोनेमिया और कीटोन यूरिया दोनों हैं तो इसको हम कीटोसिस कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कीटोन बॉडीज आपके ब्लड में आती हैं, वो एक्स्ट्रा फैटिक टिश्यू में आके क्रेब्स साइकिल के जरिए यूटिलाइज हो जाती हैं। तो दैट्स ऑल। आप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए इसके अंदर से, फैट की मेटाबॉलिज्म के अंदर से। तो ये पूरे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर का ओवरव्यू है, ठीक है।